आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बेताबी तेरे इश्क की भाग 6। आप सभी को बेताबी तेरे इश्क की पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत आभारी हैं हम आपके। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलते हैं इस भाग के अंदर। बकरे का मांस है इसमें, इतना सुनते ही संजू और युवराज उछलकर कई कदम पीछे हो गए। राशि स्कूटी पर पीछे बैठ गई। बिना देर किए श्री ने स्कूटी स्टार्ट की और वहां से चली गई। युवराज को उल्टी आने ही वाली थी कि संजू चीख पड़ा, अबे पंडित, भाभी मांसाहारी है बे। दोनों लुटे पिटे से घर पहुंचे। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे और गुलाल बिखरने से उनके कपड़े खराब हो चुके थे। घर के अंदर पांव रखते ही आशी और मिशा उनकी हालत देखकर हंसने लगी। बाकी सभी घर वाले भी उनकी तरफ ही देखने लगे। आशी ने हंसते हुए पूछा, ये क्या हुआ भैया? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपका ही गुलाल छीन कर आपका ये हाल कर दिया है, इसीलिए आप दोनों ऐसे मुंह लटकाए हुए हो। संजू ने दबी जुबान से कहा, अरमानों को गुलाल बनाकर उड़ाए हैं, इसीलिए मुंह लटका हुआ है। युवराज ने घूरकर संजू को देखा। संजू चुप हो गया। बहुत देर से चुप शालिनी भार्गव ने पूछा, क्या हुआ युवराज, आप परेशान क्यों हैं? कुछ भी नहीं हुआ माँ, वो आज होली है ना, तो कहीं मांस की दुकानों पर लंबी कतारें देखकर युवराज का मन व्याकुल हो गया है। संजू की बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर घृणा वाले भाव आ गए। आशी और मिशा ने एक दूसरे को देखकर मुंह बना लिया, तो बाकियों ने हाथ जोड़कर ईश्वर को याद कर लिया। सत्यप्रकाश भार्गव ने कहा, इस संसार में दो किस्म के लोग हैं, शाकाहारी एवं मांसाहारी। हम उनके आहार के आधार पर उनसे घृणा नहीं कर सकते। मिशा, लेकिन जीव हत्या तो पाप है ना दादू। जाने कैसे लोग उन निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उनमें जरा भी दया भाव नहीं। सोम भार्गव ने उन्हें रोकते हुए कहा, अच्छा बातें बाद में होंगी, पहले तुम दोनों जाकर नहा कर आओ और कपड़े बदल लो। आशी, अब क्या बदलेंगे कपड़े, अभी तो होली खेलना बाकी है। हो गई हमारी होली, अब और नहीं खेलना हमें। इतना कहकर युवराज और संजय सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। युवराज का चेहरा इतना बुझा हुआ था कि संजू को उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ तो करना था। अबे पंडित यार, तूने तो ऐसा चेहरा बना रखा है मानो भाभी तेरे सामने बैठकर मांस खा रही हो। मेरे सामने ना सही, लेकिन खा तो रही होंगी ना वो। तो तेरा इश्क उनके लिए समाप्त हो गया? युवराज ने हैरानी से कहा। पागल हो गए हो क्या संजू? उनके लिए मेरा इश्क हर दिन बढ़ता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। और तुम समाप्त होने की बात कर रहे हो, तो फिर क्या सोचकर इतना मुंह लटकाए हुए हो तुम? समस्या ये है कि सपने में भी कभी हमने मांसाहारी पत्नी की कल्पना नहीं की थी। इस घर में वो आई तो उन्हें मन मारकर शाकाहारी भोजन करना होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भार्गव परिवार की बहू बनना हो तो मांसाहारी भोजन का त्याग करना ही होगा। अपनी रुचि का भोजन ना कर पाना प्रताड़ना है संजू। संजू ने हाथ जोड़ लिए और उसे घूरते हुए कहा, बस कर यार पंडित, बस कर। अभी बालक हुआ भी नहीं और तू नामकरण का आयोजन किए बैठा है। जब भाभी आएंगी तब देखा जाएगा। अभी तो दूर दूर तक इसके आसार भी नजर नहीं आ रहे और तू उनके भोजन को लेकर परेशान बैठा है। उधर भाभी अपनी बहनों के साथ धुआंधार होली खेल रही होंगी, मज़े कर रही होंगी, और तुम अपने साथ साथ परिवार की होली भी बदरंग किए बैठे हो। युवराज उठकर बैठ गया। उसके चेहरे का उड़ा रंग लौट आया था। तू सही कह रहा है संजू, वैसे मेरी होली की शुरुआत इतनी अच्छी कभी नहीं हुई। आज उनके चेहरे पर रंग लगा देख मैं सब कुछ भूल गया था। वो कितनी घबराई हुई सी और प्यारी नजर आ रही थी। संजू ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ बे पंडित, तो ये सारी बातें उनसे क्यों नहीं कह देता? मुझे बता बता के मेरा सर घुमाया करता है तू। सही समय आने दे संजू, अभी तो कुछ और ही करना है। क्या करना है बे? पता चल जाएगा। इतना कहकर युवराज बाथरूम में घुस गया और संजू पीछे से आवाज़ देता रह गया, अबे बोल तो, क्या पता चल जाएगा? यादव परिवार में रौनक छाई हुई थी। किचन से तरह तरह की खुशबू आ रही थी। बुआ जी, प्रेम जी, राशि और तनु के साथ पुष्पा जी भी बैठकर नाश्ते का मज़ा ले रहे थे। श्री ने रतन को काम पर लगा दिया था। वो किचन से ला लाकर नाश्ता परोस रही थी। श्री पकौड़े तल रही थी। थोड़ी देर बाद श्री और रतन भी अपनी अपनी प्लेट लेकर बाहर आ गई। बुआ जी ने कई मालपुए ठूस लेने के बाद पकौड़ों पर नज़र डाली थी कि सामने पकौड़ों की प्लेट उन्हें खाली नज़र आने लगी। उन्होंने अपनी प्लेट खिसकाकर आगे कर दी और बोली, अब ये सारा पकौड़े ख़त्म हो गया? हमारे वहाँ तो इतना पकौड़े एक ही बार में बन जाता है
कि पूरा दिन भी खाओ तक खत्म नहीं होता। रतन ने हंसते हुए कहा, वो इसीलिए बुआ दादी क्योंकि आपकी बहुएं अभी भी लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं। एक बार चूल्हा जला लो, 4-5 घंटे तक सब कुछ बनाकर ही छुट्टी मिल सकती है। आपकी बहुएं तो थक जाती होंगी बेचारी। तब तुम लोग के जैसा कि कोई खाना खाने आए तो तुम लोग बनाने में लगो, पहले से बनाकर रखने में खाली परोसना ही रहता है बस। रतन, खाना भी गरम गरम और ताज़ा मिलता है ना बुआ दादी, ठंडा या बासी नहीं। ये ठंडा या बासी खाना कुछ नहीं होता, खाना तो खाना ही होता है ना। दोनों की बातें बढ़ रही थी कि श्री अपनी प्लेट पोजे के सामने रखकर बोली, आप ये ले लीजिए बुआ दादी, मैं दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। श्री किचन में चली गई। पौजी श्री को जाता देखती रही, फिर उसकी प्लेट से पकौड़े लेकर खाने लगी। पुष्पा जी ने कहा, 2 घंटे बाद मीट का पुलाव बनाएंगे। अभी जाओ तुम लोग, पूरा मोहल्ला होली खेल रहा है, तुम चारों भी खेल लो। मम्मी, मुझे नहीं खेलना होली, श्री ने कहा। तभी राशि ने अपना मुंह खोला। दी ने तो सुबह ही होली खेल ली थी। सबने राशि को देखा तो उसने पकौड़े मुंह में ठूसे हुए कहा, वो रतन दी के प्रोफेसर है ना, उन्हें जाकर स्कूटी मार दी थी ना। फिर उनके हाथ का सारा गुलाल दी के चेहरे पर, और उनके साथ रहता है तो वो उनका दोस्त, उसके साथ तो लड़ाई हो गई थी मेरी। श्री उस हादसे को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन राशि ने सारी घटनाक्रम दोहराकर उसे 1 सेकंड में याद दिला दिया। युवराज का उसके यूँ करीब आना उस पल उसे जितना बेचैन कर गया था, अभी भी ये पल याद करके उसकी धड़कन बढ़ चुकी थी। खाना भी उसके गले में अटक गया था, वो हिचकियाँ लेने लगी थी। पूरे बोकारो शहर में होली की धूम मची थी। हर मोहल्ले में उल्लास के साथ होली खेली जा रही थी। बच्चों में होली की उमंग देखते ही बन रही थी। श्री के घर के सामने खेल का मैदान था, जहां आसपास के बच्चे टोली बनाकर रंग खेल रहे थे। छोटे बच्चों से सब्र करने की उम्मीद करना ही बेमानी है, तो यहाँ होली सबकी अलग अलग समय पर होती है। छोटे बच्चों की होली सुबह होते ही शुरू हो जाती है। किशोर बच्चों की होली शुरू होती है तो शाम तक चलती है। मोहल्ले के बहुओं और आंटियों की होली तब होती है जब उन्हें किचन से छुट्टी मिलती है। लेकिन होली के त्यौहार का सबसे अच्छा समय तब होता है जब शाम को नहा धोकर रंग बिरंगे चेहरों के साथ नए कपड़े पहनकर सभी एक दूसरे के घर जाकर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। एक दूसरे के घरों में जाकर पकवानों का आनंद लेते हैं। कुछ पकवान तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ होली के दिन ही बनते हैं, जैसे मालपुआ और दही बड़े। होली ऐसा त्योहार है जिससे सिर्फ तन ही नहीं मन भी रंग जाता है। पुष्पा जी ने चारों लड़कियों को होली खेलने को कहा और खुद किचन में चली गई। श्री खेलने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन राशि रंग खेलने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। बुआ दादी भर पेट नाश्ते के बाद टीवी खोलकर बैठ गई थी। राशि अपने हाथों, चेहरे और खुले अंगों पर कोल्ड क्रीम लगा रही थी। रतन ने अपने बाल बांध दिए थे और तनु एक पुरानी कुर्ती पहनकर निकली। श्री ने हंसकर कहा, तुम तीनों होली खेलने की तैयारी कर रही हो या किसी जंग में जाने की? तीनों ने एक सुर में जवाब दिया, जंग में जाने की। श्री अपनी बोहें उठाकर बोली, ओके ओके, समझ गई मैं। श्री दी, आप भी अच्छे से तैयार हो जाओ, वरना फिर मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी। राशि ने कहा तो श्री बोली, किस बात की वार्निंग भाई? रंग लगाने की दी, होली है तो रंग तो लगेंगे ही। हाँ तो खेलो तुम सभी, किसने रोका है? रतन, किसी ने नहीं रोका ना, आपको कोई ऐतराज़ नहीं ना? नहीं, मुझे क्यों ऐतराज़ होगा। बगान से श्री का कमरा सबसे पास था। रतन की चीख सुनकर वो घबराती हुई बाहर की तरफ भागी। रतन अपने पैर पकड़कर बगान में नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी, उसका सिर झुका हुआ था। श्री दौड़कर उसके पास आई और उसके पैर देखते हुए बोली, रतन रतन, क्या हुआ तुझे? तो ठीक है ना? कहाँ लगी है, दिखाओ। तो अचानक श्री के ऊपर रंगों भरी बाल्टी किसी ने उड़ेल दी। ये पूरी रंगों से सराबोर हो गई। वो भौचक्की से उसी अवस्था में बैठी रही, उसकी आंखें बंद हो गई। तभी उसके कानों में तीनों बहनों के हंसने की आवाज़ आने लगी। उसने सर उठाकर देखा तो रतन बिल्कुल ठीक थी। राशि और तनु ने मिलकर रंगों की भरी बाल्टी श्री पर उड़ेल दी थी। तभी प्रेम और पुष्पा जी भी शोर सुनकर बाहर आ गए। पुष्पा जी ने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों चिल्ला काहे रही थी? तभी उनकी नज़र श्री पर पड़ी, जो ज़मीन पर बैठी हुई थी। पुष्पा जी उस ओर बढ़कर बोली, श्री, तुम तो होली नहीं खेलने वाली थी ना, तो ये सब कैसे? ज़मीन पर काहे बैठी हो? श्री धीरे से उठ खड़ी हुई और अपना निचला होंठ बाहर निकालकर रोनी सूरत बनाकर बोली, मम्मी, इन तीनों ने मिलकर मुझे धोखे से बाहर बुलाया और मेरा ये हाल कर दिया।
प्रेम जी गुस्से में आगे बढ़कर बोले, हाँ जी, यही करती हो तुम लोग, बड़ी है ना तुम तीनों से ही, धोखा दे के रंग लगाया जाता है। रतन, राशि और तनु का मुंह लटक गया था। तभी छपाक की आवाज़ आई तो सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। प्रेम जी ने अपनी बात कहते हुए कप का रंग उठाकर पुष्पा जी पर उड़ेल दिया। किसी को भनक भी नहीं पड़ी। पुष्पा जी के माथे से होता हुआ रंग उनके चेहरे से टपककर उनके कंधों को भिगा चुका था। एक पल के सन्नाटे के बाद अचानक ही ठहाकों की आवाज़ गूंज उठी। पुष्पा जी ने आंखें छोटी करके प्रेम जी को घूरते हुए कहा, आप तो गए। इतना कहते हुए उन्होंने पिचकारी उठाई और निशाना साधकर प्रेम जी को रंग से भिगा दिया। राशि, तनु और रतन पर श्री ने रंग फेंकना शुरू कर दिया। अगले कुछ मिनटों में ही पूरा यादव परिवार रंगों से नहा चुका था। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी निकल आए थे। रतन, तनु और राशि आसपास की हमउम्र लड़कियों के साथ बाहर निकलकर होली खेलने लगी। प्रेम जी ने भी कुछ देर होली खेली, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि रिश्ते में लगने वाली भाभियां टोली बनाकर उनकी तरफ बढ़ रही हैं, पुष्पा जी को आगे करके वो वहाँ से खिसक लिए। श्री के कपड़े भी सारे भीग चुके थे, इसीलिए वो भी अंदर चली गई। भार्गव परिवार अपने समाज के लोगों को घर पर होली खेलने के लिए हर साल आमंत्रित करता था। इस साल भी उनके बगीचे में एक तरफ होली खेलने के लिए इंतजाम किए हुए थे। रंग बिरंगे पर्दों से हल्की डेकोरेशन की हुई थी। रंग और गुलाल एक तरफ रखे हुए थे, दूसरी तरफ खाने पीने की व्यवस्था की हुई थी। क्योंकि भार्गव परिवार बहुत पुरानी मान्यताओं को अब भी मानता रहा है, इसीलिए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग खेलने की व्यवस्था की गई थी। महिलाएं महिलाओं के साथ खेलती थी और पुरुष पुरुषों के साथ। युवराज और संजय मुख्य द्वार पर सभी अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े थे। वो सभी अतिथियों को आदर के साथ घर के भीतर बुला रहे थे और होली की शुभकामनाएं देकर होली खेलने वाली जगह पर छोड़ आते। युवराज और संजय मुख्य द्वार पर खड़े थे। युवराज ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके साथ उसने पीले रंग के बिना स्लीव वाली जैकेट डाली हुई थी। उसके माथे पर चंदन के साथ गुलाल का तिलक भी लगा हुआ था। वो बेहद आकर्षक नजर आ रहा था। उसके साथ संजय ने भी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और अतिथियों का स्वागत कर रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर उनके द्वार पर रुकी और भारद्वाज परिवार गाड़ी से नीचे उतरा। उन्हें देखकर युवराज ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। भार्गव निवास पर आने वाले हर अतिथि पूजनीय था। युवराज उनके स्वागत में हाथ जोड़कर खड़ा था। संजू ने देखा कि गाड़ी से एक और जोड़ा उतर कर आया। संजू की आंखें हैरानी से फैल गई। ये सूर्य प्रकाश भारद्वाज की पुत्री और जमाई थे। ये वही लड़की थी जिससे युवराज का विवाह तय हुआ था। इसका नाम शैलजा भारद्वाज था। शैलजा भारद्वाज घमंड भरी मुस्कान के साथ युवराज को देखते हुए अपने पति की बाहें थामे युवराज के पास आकर खड़ी हो गई। युवराज ने भारद्वाज दंपति के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप सबका स्वागत है। आपने यहाँ आकर हमारा मान बढ़ाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। युवराज को देखकर सूर्य प्रकाश भारद्वाज ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहिए। युवराज ने संजू को कहा, संजू आदर सहित इन्हें भीतर छोड़ाओ। संजू शैलजा को पहचानता था, लेकिन युवराज नहीं, इसीलिए संजू वहां से हटना नहीं चाहता था। लेकिन युवराज की बात काटना भी सही नहीं था, इसीलिए वो भारद्वाज दंपति को लेकर आगे बढ़ गया। उनके आगे बढ़ते ही शैलजा युवराज के सामने आ खड़ी हुई। युवराज ने हाथ जोड़कर उसके पति को देखकर कहा, आप दोनों का भी स्वागत है, आइए। शैलजा के पति केशव शास्त्री एक सभ्य पुरुष थे। उन्होंने भी हाथ जोड़कर युवराज का अभिवादन किया और कहा, मैं केशव शास्त्री। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। युवराज ने भी हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाकर कहा, मैं युवराज भार्गव निवास में आपका स्वागत करता हूँ। शैलजा जो अब चुप थी, उसने पूरी पुरानी बातें भुलाई नहीं थी। उसने युवराज की तरफ देखकर कहा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं शैलजा। युवराज ने उंगली भरी दृष्टि शैलजा पर डाली और फिर केशव की तरफ देखकर बोला, क्या मैं आपको जानता हूँ? केशव मुस्कुराया। वो कुछ कहता इससे पहले शैलजा बोल पड़ी, मैं शैलजा भारद्वाज शास्त्री। युवराज को फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, आपका भी स्वागत है देवी जी। शैलजा मन ही मन कुड़ उठी। उसने अपने पति को देखा, मुस्कुराते हुए कहा, आपको शायद पता नहीं, लेकिन ये बहुत महान इंसान हैं। इनकी वजह से हमारी शादी संभव हो पाई है। अगर ये नहीं होते तो मुझे आप कभी नहीं मिले होते। युवराज को अब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन अब भी वो शांति से मुस्कुराए हुए खड़ा था। केशव शास्त्री ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ऐसी बात है तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभारी हूँ मैं कि आपकी वजह से शैल हमारी ज़िंदगी में आई। केशव शास्त्री शैल की बातों में छुपे तंज को नहीं समझ सके, लेकिन युवराज को समझ आ रही थी। मुझे लगता है कि जोड़ियाँ स्वयं ईश्वर बनाते हैं। आप दोनों की जोड़ी भी ईश्वर ने स्वयं बनाई है। कोई भी मनुष्य इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। आपके भाग्य में एक दूसरे का साथ लिखा था, इसीलिए आप मिले।
इसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं है। शेल युवराज के इस उत्तर से तिलमिला कर रह गई। उसने व्यंग्य से कहा, अगर ऐसी बात है तो लगता है कि ईश्वर आपके लिए किसी को बनाना भूल गए। आपके भाग्य में किसी का साथ नहीं। युवराज को उसकी बातों को कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन केशव को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत इस बात को संभालते हुए कहा, ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो अवश्य मिलता है। शायद वो समय नहीं आया अभी तक। उचित समय आते ही आपके जीवन संगिनी आपको अवश्य मिलेगी। युवराज के मन में श्रद्धा की तस्वीर घूम गई। उसके चेहरे पर हल्की लाली पसर गई और मुस्कान गहरी हो गई। तभी संजय भी भागता हुआ वहां आ पहुंचा। युवराज ने कहा, अवश्य, मुझे भी उनकी प्रतीक्षा है। केशव मुस्कुरा दिया, लेकिन शैलजा जन भूल गई। प्रार्थना करूंगी कि आपकी प्रतीक्षा जीवन प्रतीक्षा में ना बदले। युवराज, धन्यवाद। संजू ने देखा कि माहौल में तनाव उत्पन्न होने वाला है, इसीलिए उसने केशव से कहा, आइए ना, पधारिए। केशव ने सर हिलाया और आगे बढ़ गए। शैल भी उनके पीछे चली और युवराज के साथ रुककर बोली, मेरी प्रार्थना ये होगी कि आप आजीवन प्रतीक्षा ही करते रहें। ये कहकर वो केशव के पीछे चली गई। एक पल के लिए युवराज के चेहरे का रंग भी फीका हो गया, लेकिन वो तुरंत ही सामान्य हो गया। संजू को शैल की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उनके जाने के बाद संजू ने युवराज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ओए पंडित, निराश क्यों होते हो बे? तुम्हारी और भाभी के विवाह का निमंत्रण पत्र सबसे पहले इन्हें ही भेजेंगे। इनकी बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इनकी बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा संजू। इनकी नाराज़गी जायज़ है। जब ये भाभी को देखेंगे उस दिन इन्हें अपनी सुंदरता पर अभिमान नहीं रह जाएगा। मुझे सुंदरता की लालसा भी नहीं है संजय। मुझे तो बस उनकी लालसा है जो बिना अनुमति मेरे हृदय में आकर निवास कर चुकी हैं। तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी पंडित। युवराज मुस्कुरा दिया। सारे मेहमान आ चुके थे। सभी एक दूसरे से मिलकर होली की बधाइयाँ दे रहे थे। थोड़ी देर में भार्गव निवास पर होली का त्योहार उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। यादव परिवार की होली भी बहुत अच्छी रही। पुष्पा जी ने मोहल्ले की सहेलियों के साथ खूब रंग जमाया। रतन, तनु और राशि भी खेलकर थक चुकी थी। श्री ने नहाकर कपड़े बदल लिए थे और किचन में लग चुकी थी। जब तक पुष्पा जी और उनकी बहनें रंग खेल कर आई, श्री ने लंच तैयार कर दिया था। एक बार फिर यादव परिवार एक साथ खुशी खुशी लंच कर रहा था। प्रेम जी ने कहा, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो सभी। स्नेहलता जी ने बड़ी जोर देकर बुलाया है। शाम को थोड़ी देर के लिए हमें वहाँ जाना है। पुष्पा जी, हम तो नहीं जाएंगे। उस दिन कैसे बात कर रही थी वो? पैसे का इतना घमंड भर गया है उसका भीतर कि सामने खड़ा होना भी पाप समझते हैं हम। मलकाइन इतना खिसियाते नहीं हैं। वैसे भी बहुत जिद कर रही थी वो। आप भाई साहब भी, तो हम हाँ कर दिए। श्री का काम में बहुत मदद कर सकती हैं वो, इसीलिए श्री हमारे साथ जाएगी। आप भी चलती तो ठीक रहता। तो घर में कौन रहेगा? कोई आएगा तो चाय नाश्ता कौन देगा? मैं देख लूँगी मम्मी, आप जा सकती हैं। राशि ने कहा तो पुष्पा जी ने बेवन से हाँ कर दिया। शाम को श्री, पुष्पा जी और प्रेम जी के साथ स्नेहलता के घर पहुंची। स्नेहलता जी का घर शहर के उस कोने में था जहां आम मध्यवर्गीय परिवार होने के सपने देखते थे। यहाँ बड़े बड़े महंगे फ्लैट्स थे जिनके रुतबे का अंदाज़ा वहाँ के फ्लैट्स देखकर ही लगाया जा सकता था। पुराने करीबी होने के कारण प्रेम जी स्नेहलता के घर आने को राजी तो हो गए, लेकिन इस सोसाइटी में आकर वो नर्वस हो रहे थे। उनका घर चौथी मंजिल पर था। श्री के साथ होने से उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली थी। पुष्पा जी लिफ्ट में जाने से घबराती थी, लेकिन श्री नहीं चाहती थी कि वो लोग 4 मंजिलों तक सीढ़ियाँ चढ़कर जाएं। इसीलिए वो उन्हें लिफ्ट की तरफ लेकर चली गई। वहाँ 5वें माले पर भी एक फ्लैट में होली का जश्न हो रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए बहुत से लोग आ रहे थे। होली का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से निपट गया था। भार्गव निवास में भी सबने जमकर होली खेली। संजय ने युवराज को जमकर रंग लगाया और युवराज ने संजय को। केशव शास्त्री भी युवराज और संजय के साथ बहुत सहज हो गए थे। वो देखकर शैल कुढ़ रही थी। उसे अकेला देखकर आशी और मिशा उसके पास आई और आशी ने कहा, अरे आप अकेली क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, कुछ खाते हैं। शैल ने पूछा, तुम्हारी शादी तय हो गई है ना? आशी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया तो शैल ने कहा, अच्छा है, भार्गव परिवार में किसी की तो शादी हो रही है, वरना युवराज भार्गव की वजह से इस परिवार से कोई रिश्ता जोड़ना ही ना चाहे। शैल ने अपने गुस्से में आकर ये कह दिया। 1 मिनट के लिए आशी और मिशा के चेहरे भी लटक गए, लेकिन मिशा ने मुस्कुरा कर कहा, युवराज भैया इतने अच्छे हैं कि उनसे और उनके परिवार से रिश्ता जोड़ना लोग अपना सौभाग्य समझते हैं। आशी दी की शादी जहाँ हो रही है वो लोग भी भैया की बहुत इज्जत करते हैं। शैल ने फिर कहा, वो सभी तुम्हारे भैया की असलियत नहीं जानते होंगे मिशा। वो लोग सब कुछ जानते हैं, खुद भैया ने सब कुछ बताया है। हमारे भैया सच कहने से कभी पीछे नहीं हटते।
वो हमेशा वही करते हैं जो सही होता है। शेलक थोड़ी सामान्य हो गई थी। मिशा ने फिर कहा, और रही भैया की शादी की बात, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भैया जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो उन्हें ज़रूर मिलेगी। आशी खड़ी दोनों के बीच की बातों को सुन रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं इन दोनों के बीच की बात किसी और मोड़ पर ना पहुंच जाए, इसीलिए वो बीच में मिशा को रोकते हुए बोली, ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए हम, चलिए हम सब मम्मी के पास चलते हैं। आशी ने किसी तरह बात को संभाल लिया। बाद में शेल का मूड भी थोड़ा ठीक हुआ और वो आशी को शादी से जुड़े अनुभव बताने लगी थी। छुट्टियां खत्म हो गई थी, सभी अपने अपने काम पर जाने लगे थे। लगन का समय शुरू हो चुका था। होली के बाद शादी विवाह और अन्य शुभ काम शुरू हो जाते हैं। श्री का काम भी बढ़ने लगा था। प्रेम जी से कहकर श्री ने कुछ लड़कियां अपनी बुटीक में रखवा ली थी जो श्री की मदद करती थी। शाम के 5 बज रहे थे। श्री फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। नहीं मैडम, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं खुद आऊँगी आपका गाउन लेकर। उधर से कुछ कहा गया तो श्री ने कहा, नहीं मैडम, शाम के समय तो मुश्किल होगी, मैं दिन में आ जाऊँगी। शायद दूसरी तरफ के शख्स को श्री की बात सही लगी। श्री के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ओके, थैंक यू मैडम। श्री के चेहरे पर खुशी थी। दिन पर दिन उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था वो उसकी खूबसूरती और बढ़ा रहा था। उसने फ़ोन रखा और कुछ नोट करने लगी। तभी किसी ने कहा, नमस्कार श्रद्धा जी। श्री ने सर उठाकर देखा तो सामने संजय खड़ा था। श्री एक पल को चौंक गई, फिर उसने भी संजय का मुस्कुराकर अभिवादन किया। संजय आशी के साथ आया था। श्रद्धा ने दरवाजे के बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे उम्मीद थी कि युवराज भी ज़रूर आया होगा, लेकिन युवराज नहीं आया था। उसे न देखकर श्री को राहत महसूस हुई। वो काउंटर से निकलकर सामने आई। आशी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक 2 हफ्ते बाद मेरी सगाई है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए मेरी सगाई का लहंगा बना कर दें। श्री खुश हो गई। अरे वाह, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत खुशी हुई जानकर। श्री में वाकई बहुत टैलेंट था। उसके डिज़ाइन इतने नए और यूनिक थे कि सभी को आसानी से पसंद आ जाते थे। आशी जब पहली बार यहाँ आई थी तभी वो श्रद्धा से प्रभावित थी, इसीलिए जब सगाई की तारीख तय हुई तो उसने अपनी ड्रेस बनवाने के लिए श्रद्धा को ही चुना। श्रद्धा ने वहाँ काम करने वाली लड़की को भेजकर तो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और आशी को कुछ डिज़ाइंस दिखाने लगी। आशी की पसंद को अच्छी तरह से समझने के बाद उसने आशी को कई तरह के डिज़ाइंस दिखाए, जिनमें से एक आशी ने सेलेक्ट कर लिया। उसका ध्यान रह रहकर दरवाजे की तरफ ही जा रहा था। जाने क्यों उसे अब भी लग रहा था कि दरवाज़ा खुलेगा और युवराज भीतर आएगा, लेकिन बार बार वो अपने दिल को इस सोच से बाहर करती और फिर बार बार युवराज के बारे में ही सोचने लगती। तभी कोल्ड ड्रिंक आ गई। श्रद्धा ने एक ग्लास आशी की तरफ बढ़ाया तो आशी ने लिया। फिर उसने संजय को दूसरा ग्लास थमाया तो संजय ने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद श्रद्धा जी। वो आशी की नाप लेने लगी। फिर उसने यूं ही आशी से पूछ लिया, आपका होने वाला ससुराल कहाँ है? बनारस। आशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे वाह, बहुत नाम सुना है मैंने भी बनारस का। मेरे पापा मम्मी को एक बार लेकर जाऊंगी मैं भी बनारस। जी ज़रूर। दोनों हल्की फुल्की बातें कर रही थी। तभी संजय का ध्यान मेन सेक्शन की ओर गया। इन दिनों में श्री ने बहुत मेहनत की थी और पुरुषों के लिए भी कलेक्शन तैयार किया हुआ था। उसने हैरानी से कहा, श्रद्धा जी, ये आपने बहुत अच्छा किया कि पुरुषों के लिए भी विकल्प रखे हैं आपने। धन्यवाद, आप जाकर देख सकते हैं। सच में? संजय ने चमकती आंखों से कहा। श्री ने अपने एक स्टाफ को बुलाया और संजय को मैन सेक्शन में ले गई। थोड़ी देर में ही संजय लौट आया और बोला, मुझे तो सारे ही लाजवाब लग रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत उलझन में पड़ गया हूँ, कौन सा लूँ या कौन सा ना लूँ। श्री मुस्कुरा कर रह गई। तभी संजय ने कहा, मैं पंडित को बुला लेता हूँ, वो मेरी सहायता करवा देगा। अभी भी नीचे गाड़ी में बैठा है। श्री अचानक से बोल पड़ी, वो नीचे ही हैं? संजय ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। उसने कहा कि वो ऊपर नहीं आएगा, वो फ़ोन पर व्यस्त है। श्री को जाने क्यों युवराज वाली बात अच्छी नहीं लगी। वो फीका मुस्कुरा कर आशी के साथ व्यस्त हो गई। संजय और युवराज उसे एक पहेली की तरह लगने लगे थे, जिनकी आंखें कुछ और ही कहती थी और जिनकी ज़बान कुछ और। इसीलिए इन दोनों के सामने वो खामोश रहना ही पसंद करती थी। संजय की बातें उसे मनोरंजक लगती थी,
तो युवराज की नज़र ही उसे खामोश करने के लिए काफ़ी थी। संजय कान में अपना फ़ोन लगाए हुए बोला, अबे पंडित, तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो ऊपर आ जाओ बे। उधर से युवराज ने कुछ कहा तो संजय के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि युवराज नहीं आना चाहता। श्री को जाने क्यों बुरा लगा। संजय ने फिर कहा, आ जाओ बे, फिर ना कहना कि मैंने बुलाया नहीं। छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हुआ करते। श्री सोच में पड़ गई, क्या युवराज नाराज है उससे? लेकिन क्यों? फिर उसे होली के दिन की घटना याद आ गई। शायद उसी वजह से श्री अपने मन में कयास लगा रही थी। संजय ने फोन रख दिया था। युवराज ने कहा, श्री को पता नहीं चला, वो काम में मन लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और युवराज अंदर आया। आज उसने हल्के गुलाबी रंग की शर्ट पहनी थी और उसके साथ सफ़ेद पैंट। श्री ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़रें फेर ली। उसकी नज़रों में देखने से उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो सम्मोहित होती जा रही है। इसीलिए वो उसकी नज़रों में देखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन श्री को उसका यहाँ होना अच्छी अनुभूति देता था, जिसे वो नकारना चाहती थी। श्री और युवराज की नज़रें एक पल के लिए मिली। युवराज अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुरा दिया। श्री का दिल तेज़ी से धड़क उठा था। जाने क्या था उसकी नज़रों में। उसकी नज़र श्री को अपने दिल तक जाती हुई महसूस होती थी। उसकी घबराहट बढ़ गई थी। उसने फौरन युवराज पर से अपनी नज़र हटा ली। संजू आगे बढ़कर युवराज के पास खड़ा हो गया, फिर उसे पकड़कर मेन सेक्शन की ओर ले गया। संजू ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अबे पंडित यार, देख ज़रा, ये कुर्ता कितना सुंदर है, इसका रंग तो देख। युवराज की नज़रें श्री पर ही थी, जिसके गाल उसकी मौजूदगी में गुलाबी हो चुके थे। युवराज ने एक नज़र कुर्ते पर डाली और संजू से बातें करने लगा। थोड़ी देर में संजू ने कहा, पंडित चल पहनकर देख कि कैसा लग रहा है। युवराज ने ना नुकर करने की कोशिश की तो संजय ने उसे 3-4 कुर्ते पकड़ाकर ट्रायल के लिए ज़बरदस्ती भेज दिया। तब तक काशी भी उनके पास आ गई और पूछने लगी, आप लोगों को कुछ पसंद आया? हमें तो सब कुछ पसंद आया, संजय ने कहा। तभी युवराज एक कुर्ता डालकर बाहर आया। काले रंग के कुर्ते पर काले रंग के ही धागों और सितारों का काम किया हुआ था। युवराज के गोरे रंग पर कुर्ता बहुत खिल रहा था। वाओ भैया, इसमें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आशी चहकते हुए बोली। संजय ने भी कहा, हाँ बे पंडित, जज रहा है तू। आशी ने कहा, तो ये ले लें। संजू ने पीछे खड़ी श्री को देखते हुए पूछा, क्यों श्रद्धा जी, आपका क्या कहना है? श्री भी चुपके से युवराज को ही देख रही थी। वो वाकई बेहद अच्छा लग रहा था उस कुर्ते में। उसने होले से कहा, आपकी पसंद अच्छी है। युवराज ने श्री की ओर देखकर कहा, वो तो है। संजय युवराज की बात का मतलब समझकर मुस्कुरा दिया, ये ले ले पंडित। तभी श्री सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीमे मगर आत्मविश्वास के साथ कहा, लेकिन वो हमारे घर में कहते हैं कि शुभ कामों में काला और सफ़ेद रंग नहीं पहनना चाहिए। आशी ने कहा, ये बात तो है भैया। युवराज ने संजय की तरफ देखा तो संजय ने कहा, कोई बात नहीं, कोई और ट्राई कर लो। युवराज ने श्री की तरफ देखा। संजय आशी को लेकर दूसरी तरफ चलते हुए बोला, आओ कुछ और देखते हैं हम। युवराज श्री के सामने आकर खड़ा हो गया और श्री को देखते हुए बोला, आप ही बता दीजिए कौन सा रंग अच्छा लगेगा मुझ पर। युवराज इतने प्यार से श्री को देख रहा था, उसकी सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह गई। उसके सामने वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसे युवराज पर गुस्सा आता, लेकिन उसकी सूरत देखकर वो गुस्सा भूल जाती। वो चुपचाप उसकी बात सुनकर खड़ी थी। युवराज ने कहा, आप मेरे सामने चुप क्यों हो जाती हैं? उसने सर उठाकर युवराज को देखा तो युवराज मुस्कुराकर बोला, बताइए मुझ पर कौन सा रंग अच्छा लगेगा। श्री ने अपनी सारी ट्रेनिंग याद करने की कोशिश की और युवराज को ध्यान से देखा। जितनी अच्छी लंबाई, वैसा ही कसा हुआ बदन, गोरा रंग और आकर्षक चेहरा। श्री ने लंबी सांस ली और खुद को फॉर्मल रखने की कोशिश में बोली, मेरी जानकारी के हिसाब से आप पर सारे ही रंग अच्छे लगेंगे सर। तय तो आपको करना है कि आप कौन सा रंग कैरी कर पाएंगे। आप मुझे सर के बजाय युवराज कहेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन श्री चाहकर भी युवराज के सामने उसका नाम नहीं ले पाई। उसने एक कुर्ता युवराज को थमाते हुए कहा, सर प्लीज़ आप एक बार ये ट्राई करके देखिए। युवराज वो कुर्ता ट्रायल रूम में लेकर चला गया। श्री ने लंबी लंबी सांसें ली और अपने आप में बड़बड़ाने लगी, पता नहीं ये पंडित क्या समझते हैं अपने आप को। शक्ल से कितना मासूम और शरीफ नज़र आता है, लेकिन पता नहीं मेरे सामने इतना अजीब व्यवहार क्यों करते हैं। शायद पहली मुलाकात की घटना की वजह से ये बार बार मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बस बहुत हुआ श्री, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, माना कि ग्राहक भगवान होता है, लेकिन भगवान भी अपने सीमा में ही अच्छे लगते हैं। इन पंडित जी से डरने या घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक युवराज कुर्ता पहनकर बाहर निकल आया था। श्री उसे देखकर एक बार फिर से सब कुछ भूल गई।
उसकी नज़रों से पता चल रहा था कि ये कुर्ता एकदम परफेक्ट था। मैरून रंग का कुर्ता जिस पर उसी रंग के धागों से काम किया हुआ था और उसी रंग के सितारे भी बने हुए थे। युवराज वाकई लाजवाब लग रहा था। उसने फिर से श्री से पूछा, अच्छा लग रहा हूँ ना? श्री ने सर हिला दिया। बहुत। सच? युवराज ने कहा तो श्री चुप रह गई। उसे फिर से युवराज की बातें परेशान कर रही थी। उसने हिम्मत बटोरते हुए कहा, सर आपको या आपके घर वालों को नापसंद आए तो आप आकर एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं एक बार जिसे पसंद कर लेता हूँ बस उसी पर कायम रहता हूँ। श्री ने उसकी आंखों में देखकर इस बार सख्ती से कहा, तो अपने लिए खुद पसंद कर लीजिए। पसंद तो बहुत पहले ही आ गई थी, मैं तो बस आपकी राय जानना चाहता था। मेरी राय महत्व नहीं रखती, अगर मैं कहूँ कि रखती है तो। श्री अब खींच चुकी थी। पंडित जी, मैं आपका लिहाज और सम्मान करती हूँ, लेकिन आप ऐसी बातें करके खुद को नीचे गिरा रहे हैं। युवराज चुप हो गया। एक दुर्घटना की वजह से आप हमेशा मेरे सामने ऐसे पेश नहीं आ सकते। उस दुर्घटना की वजह से? मतलब आपको सब कुछ याद है? हाँ याद है। अभी आप गृहस्थ जीवन आरंभ कर चुके हैं तो आपको अपनी पत्नी के विषय में सोचना चाहिए। मेरे साथ ऐसा व्यवहार आपकी गरिमा को भंग करता है। युवराज को समझ आ गया कि श्री क्यों उससे नाराज़ होती है, क्योंकि श्री को लगता है कि वो विवाहित है। युवराज को बस श्री और वो दुर्घटना याद थी। संजय के कहे शब्द याद ही नहीं थे। वो शब्द श्री को याद थे, इसीलिए वो युवराज के सामने असहज हो जाती थी। उसे याद था कि युवराज आश्रम व्यवस्था को मानने वाले ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता है। उसके लिए हर स्त्री माता या बहन है, इसीलिए श्री हमेशा उलझन में रहती है। युवराज कुछ कहने वाला था, तभी संजू आकर श्री के पास खड़ा होकर बोला, श्रद्धा जी, हमने सुना है कि आप कपड़े घर पर भी पहुंचा देती हैं। उसने युवराज को देखा, फिर धीरे से बोली, जी ठीक है, तो आप हमारे कपड़े हमारे घर पहुंचा दीजिएगा। जी मैं भिजवा दूंगी। हमें आपके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं, आपको ही आना होगा। लेकिन श्री ने कहा तो संजू तपाक से बोला, लेकिन कुछ नहीं, आप कपड़े लेकर जब आएंगी तब आपकी पेमेंट हो जाएगी। श्री असमंजस्य में वहाँ खड़ी थी। उसे संजू पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने काम की शुरुआत में वो अपना कोई भी ग्राहक खोना नहीं चाहती थी। तभी युवराज ने कहा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी कपड़े ले जाऊँगा। संजू, लेकिन किसी पर दबाव डालना सही नहीं है संजू। लेकिन कुछ नहीं संजू। फिर श्री की तरफ देखकर बोला, आप कपड़े पैक कर दीजिए, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। युवराज ने धीरे से कहा, आजीवन करने को तैयार हूँ। श्री ने सुना या नहीं, पर वो मैन सेक्शन की तरफ बढ़ गई। उसने युवराज और संजय के कपड़े पैक किए और रसीद बनाकर रख दिया। युवराज ने पैसे दिए और आगे निकल गया। संजय ने बैग उठाया और आशी के साथ बाहर निकल गया। आशी की सगाई में केवल 3 ही दिन बाकी रह गए थे। युवराज और संजू ने तैयारियों का सारा भार खुद पर ले लिया था। सगाई घर से ही होनी थी, इसीलिए संजू ने डेकोरेशन का सारा भार अपने कंधों पर ही रखा था। मार्च का तीसरा सप्ताह था तो गर्मी भी बढ़ने लगी थी, इसीलिए व्यवस्था बाहर लॉन में की जा रही थी। श्री ने आशी की ड्रेस तैयार कर दी थी। वो बार बार रजिस्टर में लिखे हुए एड्रेस को याद कर रही थी। उसका मन हो रहा था कि वो किसी स्टाफ के हाथों ड्रेस की डिलीवरी करवा दे, लेकिन उसके यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ ही काम करती थी और उनके पास अपनी 2 व्हीलर तक नहीं थी। अंत में जी कड़ा करके श्री ने ड्रेस को अच्छे से पैक किया और अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ी। वो कारो शहर में पली बड़ी थी, वो इसीलिए यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। भार्गव निवास पहुँचने में उसे अधिक से अधिक 15 मिनट लगने वाले थे। दोपहर हो रही थी। श्री ने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। धूप अब तेज़ होने लगी थी। भार्गव निवास के बाहर खड़ी होकर उसने स्कूटी से अपनी पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर अपना गला तर किया। उसने स्कूटी के मिरर में देखकर अपना चेहरा ठीक किया। उसने अपने लंबे बालों में रबर बैंड लगाकर उन्हें कस लिया था। पीले कुर्ते और सफ़ेद पैंट में वो खूबसूरत लग रही थी। उसने एड्रेस के साथ लिखे हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से किसी ने फ़ोन उठाया तो श्री ने कहा, हेलो, मैं श्रद्धा यादव बात कर रही हूँ। मैं श्री एंड सिस्टर्स बुटीक से आई हूँ। सगाई के लिए मिस आशी भार्गव के कपड़े लाई हूँ। उधर से कोई जवाब नहीं आ रही थी तो श्री ने कहा, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो श्री ने फ़ोन चेक किया। फ़ोन चालू था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। श्री ने फिर से कहा, हेलो, मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उधर से श्री को किसी की आवाज़ आई। जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। भार्गव निवास में आपका स्वागत है श्रद्धा जी। युवराज की आवाज़ सुनकर श्री वहीं जम गई। उसे मालूम नहीं था कि आशी ने जो पता लिखवाया उसके साथ आशी का नहीं बल्कि युवराज का नंबर लिखा हुआ था। वास्तव में ये चालाकी संजय ने की थी। आशी ने सिर्फ पता लिखा था, संजय ने युवराज का नंबर लिख दिया था। श्री के दिल में हलचल सी महसूस हुई। उसके मुंह से धीरे से निकला, पंडित जी। युवराज ने शरारत से कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे मेरे नाम से पुकारें, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि आपकी आवाज़ में पंडित जी का संबोधन इतना मोहक होगा। श्री खामोश हो गई। युवराज ने कहा,
आप नाराज़ हैं मुझसे? श्री ने हड़बड़ाते हुए कहा। आप आशी को भेज देंगे? मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। युवराज ने धीमे से कहा। मैं भी आपकी प्रतीक्षा में ही हूँ। श्री ने हैरानी से कहा। क्या मतलब? मतलब कि तभी उसे बड़े से दरवाजे को खोलकर युवराज बाहर आया तो श्री शहर सी गई। युवराज ने पतली सी सफ़ेद टी शर्ट पहनी थी जिसके हाफ से उसके बाजुओं को बिल्कुल ढकने में असमर्थ थे, और उसने घुटनों तक से नीचे तक शॉर्ट पैंट पहनी थी। क्योंकि वो काम में व्यस्त था तो उसके बाल भी बिखरे हुए थे। हल्की हल्की दाढ़ी के बीच चमकता उसका साफ रंग बेहद आकर्षक लग रहा था। मार्च के महीने में भी श्री को जून के महीने जैसा पसीना आ गया था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थी। युवराज आराम से चलकर उसके पास आया और उससे 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। युवराज ने उसे घबराया हुआ देखकर कहा, आप ठीक तो हैं? श्री ने सर हिला दिया, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। युवराज को उसने हमेशा पूरे और फॉर्मल कपड़ों में देखा था, लेकिन आज उसे इतने कम कपड़ों में देखकर उसकी सांसें अटकने लगी थी, और युवराज की नज़रें जिस तरह से उसे देखती थी उसे 1 मिनट भी वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वो नज़रें नीचे किए हुए ही खड़ी रही। उसका दिल जानता था कि युवराज एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी बातें सुनकर वो अपने विचार बदलने लगती। किसी नतीजे पर ना पहुंच पाने की वजह से वो झुंझला जाती और युवराज का सामना करने से बचती। इसके विपरीत युवराज उसके समक्ष आ खड़ा होता। युवराज ने फिर कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? उस दिन तो आपने कितना कुछ सुना दिया था। श्री युवराज की डिटाई देखकर हैरान थी। वो युवराज से बहस नहीं करना चाहती थी। उसने नज़रें उठाकर युवराज से कुछ कहना चाहा, लेकिन एक बार फिर उसकी ज़ुबान से उसका साथ छोड़ दिया। युवराज की नज़रें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। इश्क में बेताब उसकी आंखें श्रद्धा को देखकर निहाल हुई जा रही थी। श्री के चेहरे का बदलता रंग युवराज के दिल पर छाप छोड़े जा रहा था। युवराज का चेहरा धूप के कारण लाल हो चुका था। उसका चेहरा भी पसीने से भीग चुका था, लेकिन श्री को देखने का सुख उसे गर्मी का अनुभव होने नहीं दे रहा था। श्री घबराहट और गर्मी दोनों की वजह से परेशान थी। उसने कोशिश करके कहा, पंडित जी, यहाँ तेज़ धूप है, मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। प्लीज़ आप आशी भार्गव को बुला दें। आशी दुल्हन है, वो बाहर नहीं आ सकती। तो आप मिशा भार्गव को बुला दें, वो व्यस्त हैं। तो संजय को बुला दें, वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो किसी को भी बुला दें, मेरे होते हुए किसी को क्यों बुलाऊं? क्योंकि श्री कुछ बोल नहीं पाई। वो खींच कर उठी। उसने नाराज़ देखकर युवराज मुस्कुरा दिया। श्री उसकी मुस्कान देखकर एक पल के लिए अपनी नाराज़गी भूल गई। मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हैं पंडित जी। श्री के मन में एक ख्याल आया, लेकिन वो तुरंत ही सख्ती से बोली, देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं है। ये कपड़े आशी जी के पास पहुंचाने हैं, उन्हें एक बार ट्राई करके देखना होगा। लास्ट मिनट कोई चेंजेस करवाने हों तो ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? बस खड़ी खड़ी जाने क्या बातें किए जा रही हैं। युवराज ने कहा तो श्री का मुंह खुला रह गया। उसने युवराज को गंभीर और परिपक्व इंसान समझा था, लेकिन ये बच्चे की तरह सारा दोष श्री पर डाल गया। श्री ने ड्रेस का पैकेट युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आप ही रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ड्रेस में तो कॉल कर दीजिएगा। उसने झटके से ड्रेस युवराज की तरफ बढ़ाई तो युवराज 2 कदम पीछे हट गया। अरे क्या कर रही हैं आप? आपको तो पता है कि किसी भी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता मैं किसी को स्पर्श कर लूँ तो फिर आजीवन उसका हो जाता हूँ। श्री ने युवराज को देखा जो अब भी मुस्कुरा रहा था। श्री की आंखों के सामने पहली मुलाकात वाली घटना तैर गई। फिर होली वाले दिन जब युवराज ने उसकी आंखें अपने रुमाल से साफ की थी, वो सोच में पड़ी थी। तभी युवराज ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। आइए भीतर आइए, आशी को खुद ही ये ड्रेस सौंप दीजिए। श्री ने स्कूटी लॉक की और चुपचाप युवराज के पीछे चल पड़ी। वो युवराज से 2 कदम की दूरी पर चल रही थी। युवराज से आ रही चंदन की खुशबू उस गर्मी में उसे शालीनता का अनुभव करवा रही थी। उसकी सफ़ेद टी शर्ट पसीने के कारण उसके पीठ से चिपकने लगी थी। श्री की आंखें उसके पीठ पर ही गड़ी हुई थी। युवराज दरवाजे के पास जाकर रुका और दरवाज़ा खोलने लगा। तभी बेख्याली में श्री जाकर उसके पीठ से जा लगी। युवराज पलटा तो श्री घबराकर पीछे हो गई। उसके कानों में युवराज की आवाज़ गूंजने लगी, मैं किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करता। श्री ने घबराहट में कहा, मैं आपको टच नहीं किया, ये तो बस एक दुर्घटना थी। युवराज आंखें छोटी करते हुए बोला, लगता है भाग्य में मेरे साथ होने वाली हर घटना आपके साथ ही घटित होने लिखी है। श्री ने आंखें फाड़ कर उसे देखा तो युवराज ने कहा, हर दुर्घटना के पीछे कोई कारण होता है। आपके और मेरे बीच हो रही दुर्घटनाओं के पीछे भी ज़रूर कोई कारण होगा। श्री ने दृढ़ आवाज़ के साथ कहा, हर दुर्घटना के पीछे इंसानों की लापरवाही होती है। इस बार शायद मैं लापरवाह थी। युवराज ने मुड़कर कहा, ईश्वर करे कि आपकी ये लापरवाही मेरे साथ बार बार हो। आपने कुछ कहा? श्री ने पूछा तो युवराज ने सर हिला दिया और गेट खोलकर अंदर चला आया। श्री भी 2 पल के बाद गेट के भीतर चली गई।
श्री युवराज का पीछा करती हुई भार्गव निवास के भीतर जा रही थी। उसने इधर उधर देखा, हर तरफ सजावट के लिए सामान बिखरा पड़ा था। कई लोग काम पर लगे हुए थे। ये गार्डन इतना बड़ा था कि इसमें श्री के घर जितना आकार वाले 20-25 घर आराम से बन सकते थे। वो चुपचाप युवराज के पीछे चल रही थी। युवराज अपने घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया और फिर उसने धीरे से कहा, एक दिन पूरे रिवाजों के साथ इस घर में आपका आगमन होगा। श्री को सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसने युवराज से पूछने की हिम्मत भी नहीं की। युवराज दरवाजे के भीतर चला गया। श्री खुद को संभालती हुई भीतर आ गई। अंदर का दृश्य भी बहुत लुभावना था। युवराज ने श्री को देखा और आशी को आवाज़ लगा दी, आशी देखिए आपके लिए कौन आया है। आशी हॉल में महिलाओं के साथ बैठी गहने देख रही थी। श्री उससे थोड़ी दूरी पर ही खड़ी हुई। उसने इतने सारे लोगों के बीच बहुत संकोच हो रहा था। उसने युवराज की तरफ देखा। युवराज एकदम गंभीर अवस्था में खड़ा था। फिर वहाँ से हटकर उसने अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद श्री ने सोचा कि वो अपना काम अच्छे से कर पाएगी, लेकिन इतनी औरतों के बीच वो और भी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। पता नहीं उसकी बनाई हुई ड्रेस के बारे में किसी ने कोई टिप्पणी कर दी तो। आशी उठ खड़ी हुई और श्री के पास आ गई। थैंक यू वेरी मच श्रद्धा जी, आप खुद ही मेरी ड्रेस लेकर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री मुस्कुराती उसने आशी को पैकेट थमाते हुए कहा, एक बार आप इसे पहनकर ट्राई कर लेती तो अच्छा होता। जी बिल्कुल। तभी पीछे से शालिनी भार्गव ने आवाज़ दी, आशी हमें भी दिखाओ बेटा, हम भी ड्रेस के हिसाब से गहने पसंद कर लेंगे, है ना। सबको यह आइडिया बेहद पसंद आया। आशी ने पैकेट खोला और सबको दिखाने लगी। पीच कलर का लहंगा पीच और सिल्वर धागे की कढ़ाई के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। शालिनी जी ने कहा, बहुत ही प्यारा लहंगा है बेटा। आशी ने चहकते हुए कहा, है ना ताई जी, ये इन्होंने बनाया है। आपको पता है ये डिज़ाइनर मुझे बहुत पसंद आया था और अभी देखकर तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है। तभी सावित्री देवी अपने कमरे से निकल कर आई तो वहाँ मौजूद सभी स्त्रियाँ खड़ी हो गई। शालिनी भार्गव आगे बढ़ी और उन्हें सहारा देकर सबके बीच बिठाते हुए बोली, माँ ये आशी की सगाई का लहंगा है। सावित्री देवी ने भी प्रशंसा भरी नज़रों से लहंगे को देखा, फिर सामने खड़ी श्री को गौर से देखने लगी। श्री असहज हो गई तो आशी ने हंसते हुए कहा, दादी ये श्रद्धा है, इन्होंने ही ये लहंगा बनाया है। सावित्री देवी श्री को अपने पास बुलाकर बोली, आप बैठ जाइए बेटा, कब तक खड़ी रहेंगी। श्री हिचकिचाते हुए बैठ गई। श्रद्धा जी ये मेरी दादी हैं सावित्री देवी। श्री ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते दादी जी, खुश रहिए बेटा। फिर एक एक कर आशी ने सबका परिचय करवाया। ये मेरी ताई जी शालिनी भार्गव, ये मेरी माँ अलका भार्गव और मीशा को तो आप जानती हैं। श्री ने सबको नमस्ते किया और आशी से बाहर आ गई। बाहर की अपेक्षा भीतर ठंड थी, लेकिन उसे प्यास लगाई थी। मैं ट्राई करके आती हूँ, आशी ने कहा तो श्रद्धा ने हाँ में सर हिला दिया। आशी अपना लहंगा उठाकर चली गई। श्री इधर उधर देखने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी, आशी भार्गव ने सबका परिचय करवाया, लेकिन यहाँ तो पंडित जी की पत्नी नजर ही नहीं आ रही और ना ही कोई अन्य सदस्य। वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद ही सावित्री जी ने कहा, अरे बड़ी बहू इन्हें शरबत तो पिलाइए, इतनी देर से वो बैठी हुई हैं। शालिनी जी ने कहा, जी माँ। तभी अलका जी ने कहा, मिशा इन्हें आशी के पास ही ले जाइए, इतने लोगों के बीच में आशी सगाई का लहंगा पहनकर दिखाने आएंगी, अच्छा नहीं लगेगा। मैं कमरे में ही शरबत भिजवा देती हूँ। मिशा ने सर हिला दिया। श्री सकुचाते हुए उठ खड़ी हुई। मिशा सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आगे आगे जा रही थी। श्री ऊपर जाने में घबरा रही थी क्योंकि उसने युवराज को भी ऊपर जाते देखा था। मिशा सीढ़ियाँ चढ़कर गलियारे में गई और पहला कमरा नॉक कर दिया। दी मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ आजा मिशा प्लीज़, मैं तुझे ही बुलाने वाली थी। आशी की आवाज़ आई। मिशा ने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर चली गई। श्री दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही। तभी दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला और युवराज बाहर निकला। श्री उसे देखकर घबरा गई। युवराज ने उसे देखा, लेकिन श्री तुरंत अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। युवराज के चेहरे पर गहरी मुस्कान चली आई। आशी ने वो लहंगा पहन रखा था, उसके ब्लाउज़ के हुक उसमें फिक्स नहीं हो पा रहे थे, जिन्हें मिशा फिक्स करवाने लगी। श्री ने आशी को देखा और इतने देर की टेंशन एक पल में गुम हो गई। आशी पर यह लहंगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आशी खुश थी। मिशा ने कहा, वाओ दी ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सगाई के दिन जब अच्छे से तैयार होंगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। आशी श्री की तरफ मुड़कर बोली, थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, आपने बहुत सुंदर लहंगा बनाया है। श्री मुस्कुरा दी। आखिर अपनी मेहनत सफल होने की खुशी एकदम अलग ही होती है। तभी आशी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आशी ने पूछा, कौन है? आशी आप हैं अंदर? मैंने भी किसी को आपके कमरे में चुपके से आते देखा। युवराज की बात श्री ने सुनी तो उसकी मुट्ठियां भिज गई। उसने मन ही मन कहा,
ये पंडित जी जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए कह रहे हैं। मिशा ने दरवाज़ा खोल दिया। ओहो भैया, मैं थी, युवराज ने अनजान बनते हुए कहा। ओह, मुझे लगा कि कोई और था। तभी आशीष सामने आ गई और लहंगा दिखाते हुए बोली, भैया मैं कैसी लग रही हूँ? युवराज हैरानी से आशिक को देखता रहा। अचानक ही इस बात का एहसास होना कि उसकी बहन अब बड़ी हो चुकी है, उसकी सगाई हो रही है, उसकी आंखें नम करने लगा। लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को संयत करते हुए बोला, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। युवराज ने एक नज़र श्रद्धा को देखा। वो वहीं रुक नहीं पाया और वहाँ से चला गया। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, आपका फिर से थैंक यू, आशी ने कहा। फिर मिशा को देखकर बोली, प्लीज़ मेरी हेल्प करने के लिए रुक जाना तू। मिशा रुक गई और श्री दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी। तभी वो दरवाजे पर किसी से टकरा गई और सारा शरबत उसके कपड़ों पर गिर गया। वो घबराकर बोली, माफ़ कर दीजिए, वो गलती से हो गया। मिशा भागकर दरवाजे के पास आई तो देखा श्री के कपड़े पूरी तरह ख़राब हो चुके थे। उसने मेड को डांट कर कहा, ये क्या किया रज्जो दीदी? रज्जो ने घबराते हुए कहा, दीदी वो हम दरवाजे पर ही खड़े थे, तब तक ये मैडम आकर टकरा गई। श्री रोनी सूरत बनाकर खड़ी थी। शरबत उसके पेट से लेकर नीचे तक फैल गया था। वो जल्दबाजी में यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन युवराज से फिर से सामना न करना पड़े, इसीलिए बिना देखे वो आगे बढ़ गई और रज्जो से टकरा गई। मिशा जी, मेरी गलती है, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर बदल लूँगी। लेकिन ऐसे कैसे जाएंगी? मैं चली जाऊँगी, डोंट वरी। रज्जो दीदी, इन्हें वॉशरूम में ले जाइए। श्री के पास कोई चारा नहीं था। रज्जो के साथ वो वॉशरूम में चली गई। श्री अंदर चली गई और टिश्यू से अपनी कुर्ती साफ करने लगी। रज्जो वॉशरूम के बाहर खड़ी थी, इसीलिए उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। श्री का पूरा कुर्ता खराब हो चुका था। वो चाहकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रही थी। पानी से साफ करने के चक्कर में कुर्ता और भीग गया। अचानक ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो श्री ने कहा, रज्जो दी, मुझे नहीं लगता कि ये साफ़ हो पाएगा। ये कहकर उसने सर उठाया तो आईने में उसे युवराज नजर आया। वो घबरा कर पीछे पलटी तो सामने भौचक्का युवराज ही खड़ा था। युवराज ने हड़बड़ा कर कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है। इतना कहकर वो तेज़ी से आंखें मींचे बाहर निकल गया। श्री आंखें फाड़े वैसी की वैसी खड़ी रही। अब उसे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। उसने वॉशरूम के दरवाजे से झाँक कर देखा, बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने कुर्ता साफ किया और बाहर निकल गई। ऐसे कपड़ों में वो बाहर निकलने में भी संकोच कर रही थी। उसकी कुर्ती भीग जाने के कारण आगे से पूरी पारदर्शी हो गई थी। बाथरूम के बाहर खड़ी वो आगे कदम बढ़ा ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। चंदन की खुशबू की वजह से वो समझ गई कि पीछे युवराज ही होगा। वो घबराहट के मारे जम गई। तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। उसने कंधे की तरफ देखा। युवराज ने पीछे से बिना उसे स्पर्श किए एक दुपट्टा उसके बाएं कंधे पर रख दिया था और उसके कानों के पास धीमे से कहा, आपको इस हाल में कोई भी देखे मुझे स्वीकार नहीं। श्री जो अब तक बुद्ध बनी हुई थी, उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा मानो उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। युवराज ने धीरे से दुपट्टे का दूसरा सिरा उसके दाहिने कंधे पर रखा और उसके सामने आ गया। फिर उसने दाहिने कंधे से दुपट्टे का सिरा उठाकर आगे से बाईं तरफ रख दिया। श्री ने नज़रें उठाकर देखा। युवराज की नज़रें उसके नज़रों से टकरा गई। युवराज ने धीरे से कहा, अब आप बाहर जा सकती हैं। श्री हैरानी से युवराज को देखती रह गई। उसकी आंखों में श्री के लिए सम्मान, फिक्र और अथाह प्रेम नजर आ रहा था। इस पूरी घटना के दौरान युवराज ने गलती से भी श्री को स्पर्श नहीं किया था, लेकिन श्री के लिए ये समझना आसान नहीं था। उसने अपने कदम पीछे ले लिए और घबराकर दीवार से टिक गई, जिससे उसके कंधे से दुपट्टा गिरकर लटक गया। युवराज तुरंत ही दुपट्टे को संभालकर उसके कंधे पर रखकर बोला, इस दुपट्टे के भाग्य से ईर्ष्या हो रही है मुझे। श्री ने धीरे से कहा, पंडित जी मुझे जाने दीजिए। युवराज ने सर हिला दिया और श्री खुद को दुपट्टे में लपेटे हुए तेज़ी से नीचे उतरी और बाहर निकल गई। बड़ा ही आनंदमय एपिसोड था। अपने युवराज पंडित तो एकदम छा ही गए। युवराज हर किरदार में फिट जाते हैं। युवराज श्रद्धा के किरदार तो मानो सामने ही हम इन्हें देख रहे हैं लगता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में इन दोनों के इस आनंदमय के से पलों के साथ, और कौन कौन युवराज के इन प्यारे से पलों में खो गया और कौन कौन बेताब है आगे पलों के लिए, ज़रूर बताइएगा।